Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 18 of Oceanography. ओशियोनोग्राफी में आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आप पिक्चर देखकर चैप्टर का नेम पता लगा लोगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये यहाँ पर पिक्चर है, किसकी है, ये कोरल रीफ की है। तो आज का चैप्टर हमारा रहने वाला है कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्ति। ठीक है, अब प्रवाल क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये बनते हैं, ठीक है, प्रवाल भित्ति कैसे बनती है, कोरल रीफ कैसे बनती है। आज हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। ठीक है, बेसिक से हम एडवांस क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि कोरल क्या है, कोरल एक एनिमल है, प्लांट है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, कोरल क्या है, एक जीव है। ठीक है, एक जीव है, ये आगे हम विस्तार से सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो ये फोटो में क्या है, ये कोरल रीफ है, ध्यान से देखना है इस तरह से। अब इसके कलर क्या है, अलग अलग मिलते हैं। अब इनके कलर अलग क्यों मिलते हैं ये भी बताएंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऐसा कलर क्यों है। ठीक है, कहीं पर रेड है, कहीं पर ग्रीन है, कहीं पर क्या है, ब्लू है। तो इस तरह से कलर क्यों हैं इनके अलग अलग, क्या रीज़न है, क्या प्रवाल अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो ये हम विस्तार से बताएंगे कि किस वजह से इनका कलर अलग अलग होता है। ठीक है, सारी चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन कोरल रीफ्स एंड अटोल्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिप के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिप क्या है, कोरल्स क्या है, कोरल रीफ क्या है, आइडियल कंडीशन क्या है इनके फॉर्मेशन के लिए, कोरल के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, एंड कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे, ब्लीचिंग इन कोरल रीफ। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है, यह टर्म काफ़ी बार आता है, कोरल ब्लीचिंग। एंड लास्ट में हम ये आज की क्लास में नहीं देखेंगे, ये देखेंगे हम कल की क्लास में, थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ है। ठीक है, थ्योरीज ऑफ कोरल रीफ ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में ये 6 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, आज क्लास नंबर 18 है, 19 में हम थ्योरीज पढ़ेंगे एंड 20 में हम पढ़ेंगे क्या, मैरीन रिसोर्सेज, और वहाँ पर हम अपनी ओशियनोग्राफी को क्या है, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये 2 या 3 क्लास बची है, इन 2-3 क्लास में ओशियनोग्राफी हम ख़त्म कर लेंगे, फिर आप अपना अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखते हैं कोरल रीफ क्या है। कोरल इज एक्चुअली अ लिविंग और एनिमल। कोरल एक क्या है, जीवित जीव है। ठीक है, एक जीव है ये, कोरल क्या है, एक जीव है। अब कोरल क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी के साथ। अब सिम्बायोटिक क्या होता है, देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होती है, जैसे म्यूचुअल बोल देते हैं, या सिम्बायोटिक का मतलब है यहाँ पर ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ठीक है, ये इसको सपोर्ट कर रहा है और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे दोनों का फायदा हो। अब देखिए, जैसे बार्टर सिस्टम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, बार्टर सिस्टम, कि ए क्या है, फार्मर है, इसके पास क्या है, गेहूं है, बी क्या है, जूते बनाने वाला है, शू मेकर है। अब बी क्या है, इसको जूते देगा, ये इसको क्या देगा, अनाज देगा। तो ये भी इनके बीच में क्या है, ये तो देखिए आदान प्रदान हो रहा है। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर कोरल और एल्गी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, क्योंकि एल्गी जो चिपका हुआ होता है, वो जो ये पॉलिप है, पॉलिप के ये टेंटेकल्स हैं, टेंटेकल्स यहाँ पर चिपका हुआ होता है। ठीक है, एल्गी लिव ऑन टेंटेकल्स, और यही इनको क्या है, पोषण देता है। ठीक है, और ये पॉलिप क्या है, इनको रहने की जगह देता है। तो हुआ ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये पॉलिप है, पॉलिप का ये माउथ है, आगे और अच्छे से पिक्चर दिखाएंगे। ये टेंटेकल्स है, यहाँ एल्गी रहता है, ये CO3 की एक लेयर है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है,
पॉलिप थ्राइव ग्रो देन डाई। पॉलिप क्या करता है, पनपता है, बढ़ता है, उसके बाद मर जाता है। और इसके इस साथ क्या करता है, दे लिव देयर लाइमस्टोन्स स्केलेटन बिहाइंड, और अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, ये CaCO3 की लेयर छोड़ जाता है, स्केलेटन छोड़ जाता है। द लाइमस्टोन इज कॉलोनाइज्ड बाय न्यू पॉलिप, और इनके ऊपर ही नए पॉलिप का जन्म हो जाता है। ऐसे ऐसे ही ये लेयर बढ़ती चली जाती है और किसका रूप ले लेती है, कोरल रीफ का। ठीक है, किसका रूप ले लेती है, कोरल रीफ का। क्लियर। कोरल्स आर जनरली स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स। कोरल क्या है, धीमे धीमे ग्रो करते हैं। ठीक है, स्लो ग्रोइंग कॉलोनीज है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स, कौन कौन सी कंडीशंस है इनके ग्रोथ होने के लिए, एक तो क्लीन, क्लियर, और ज़्यादा वार्म नहीं। ठीक है, 20 से 21 डिग्री के आसपास तक क्या है, टेम्परेचर रहना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर नीचे मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ठंडे पानी में भी नहीं रह पाते हैं। फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये कोरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं एक बार, जो अभी हमने पिक्चर यहाँ पर दिखाया था ये वाला। अब इसको और क्लियरली देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये एक पॉलिप है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर देखिए स्केलेटन जो हमने नीचे दिखाई थी, CaCO3 की लेयर बताई थी, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। ये क्या है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये डाइजेस्टिव सैक है इसकी। ठीक है, माउथ ऊपर की तरफ होता है, ये माउथ है इसका पॉलिप का, ये क्या है, माउथ है यहाँ पर। ये टेंटेकल्स हैं, ये टेंटेकल्स हैं। ठीक है, टेंटेकल्स विद नेमोसाइट्स, बस आप टेंटेकल्स याद रखना, ये टेंटेकल्स, इनसे ही क्या है, एलगी चिपका हुआ रहता है। ठीक है, एलगी को रहने की जगह देते हैं। अब एलगी को रहने की जगह देते हैं तो एलगी इनको क्या, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, लिविंग टिश्यू लिंक्ड पॉलिप है ये। ठीक है, इनसे क्या है, लिविंग टिश्यू क्या है, लिंक होते हैं। तो ये पॉलिप है। ठीक है, ये पॉलिप है, माउथ है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है, स्केलेटन है। तो ये इस तरह से इसकी एनाटॉमी होती है। ठीक है, और अच्छे से देख सकते हैं, ये CaCO3 का स्केलेटन है। ठीक है, यहाँ पर CaCO3 की लेयर है। ये पॉलिप इस तरह से होता है, ये इसका माउथ है ऊपर की तरफ, टेंटेकल्स हैं ये। ठीक है, ये क्या है, पॉलिप है पूरा, और यहाँ पर क्या है, ये टेंटेकल्स पे एलगी चिपका होता है, और जूजेंथली। ठीक है, यहाँ पर जूजेंथली भी होता है, ये भी एक क्या है, जीव है। तो इस तरह से याद रखना, ये इस तरह से पॉलिप रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। ठीक है, नोट करने लायक बात वही जो हम बता चुके हैं, द कोरल्स रिसीव देयर कलरेशन फ्रॉम द एलगी प्रेजेंट ऑन इट। जो एलगी इस पर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ही इसका कलर होता है। अगर ब्लू ग्रीन एलगी है, ब्लू ग्रीन एलगी है तो कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन ही होगा। अगर रेड एलगी है तो कैसा कलर होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, जैसी एलगी वैसा कलर। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बताएं, ब्लीचिंग क्या होता है। देखिए, जब हमने अभी बताया था कि टेम्परेचर सुटेबल होना चाहिए, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर ज़्यादा बढ़ गया या घट गया तो ये एक तरह से ब्लीचिंग, कलर इसका क्या है, जो एलगी है इसका कलर अलग होने लगेगा। ठीक है, कलर इसका क्या है, धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। डेंसिटीज ऑफ एलगी डिक्लाइन। अब देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इफेक्ट करेगा किस पर, एलगी पर। एलगी पर इफेक्ट पड़ेगा तो फिर इफेक्ट इनडायरेक्टली किस पर पड़ेगा, पॉलिप पर भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन कौन देता है, पॉलिप ही तो देता है। कंसंट्रेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस पिगमेंट विद इन द एलगी फॉल। ठीक है, अगर यहाँ पर एलगी को इफेक्ट हुआ तो किसको होगा, पॉलिप को। ठीक है, और कोरल रीफ में क्या है, एक तरह से ब्लीचिंग हो जाती है, कलर इसका चेंज हो जाता है। पिगमेंट्स, यहाँ पर पिगमेंट्स जो हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स एलगी के अंदर वो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, एलगी आर वाइटल टू द कोरल। तो एलगी क्या है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना है, पूछे भी जाते हैं ऐसे सवाल।
एल्गी गिव्स न्यूट्रिशन टू कोरल, ये हमने जैसा बताया एल्गी क्या न्यूट्रिशन देता है, और कोरल क्या देता है, कोरल गिव्स CO2 देता है एंड लिविंग एनवायरनमेंट टू एल्गी, रहने की जगह देता है और CO2 देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। व्हेन अ कोरल ब्लीचेस इट इज नॉट डाइड इंस्टेंटली, एक साथ नहीं मरती है। देखिए क्या होता है, देन रिकवर, अगर टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया, जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, तो एल्गी फिर से रिकोलोनाइज हो जाती है, लेकिन अगर नहीं डाउन हुआ तो फिर धीरे धीरे वो मरने लगती हैं। ठीक है, कॉजेज क्या हो सकते हैं, फ्लक्चुएशन इन सी वाटर टेम्परेचर, अगर 3 से 5 डिग्री डाउन या बढ़ा तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाएगी, सेडिमेंटेशन, ज़्यादा सेडिमेंट जमा हो गया उसकी वजह से भी, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनकी वजह से भी दिक्कत हो जाती है। तो यही कारण है कोरल ब्लीचिंग के। क्लासिफिकेशन ऑफ कोरल्स, फ्रिंजिंग रीफ होती है। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ पढ़ेंगे हम। ये कहाँ बनती है, शोर के आसपास, किनारों के आसपास, जैसे एग्जाम्पल अंडमान में पाई जाती है। पैच रीफ, जो अलग अलग जगह पर पैचिस में मिलती हैं, एक जगह यहाँ फिर यहाँ, ठीक है, पैचिस में मिलती है। तो आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूस पैचेस पाए जाते हैं इस तरह से। बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ में देखने को मिल जाते हैं। बैरियर रीफ, ये क्या है, लीनियर ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर है, पैरेलल होता है, कोस्ट लाइन के बड़े लेवल पर होता है। लक्षद्वीप एंड निकोबार में देखा जाता है बैरियर रीफ। और सबसे बड़ी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, यूपी पुलिस तक एग्जाम में आए हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है, ईस्ट कोस्ट पर है। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एटोल्स के बारे में। एटोल्स क्या होते हैं, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर होते हैं, लक्षद्वीप और निकोबार में इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये एक हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया था कि हम इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कोरल्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। पॉलिप हमने बता दिया आपको कि पॉलिप क्या होता है। ठीक है, पॉलिप क्या होता है, यहाँ लेयर भी बताई थी, लेयर ऑफ CaCO3, और थोड़ा इसमें क्या है, SO4 भी होता है। बाय सेक्रेटिंग सोल्ट और फ्रॉम ओशियन की वजह से ये लेयर बनती है, और जब मरती है पॉलिप, ठीक है, अपने पीछे एक लेयर छोड़ जाती है, स्केलेटन जो होती है वो CaCO3 की होती है। फिर एल्गी बताए थे, एल्गी कहाँ चिपक जाते हैं, टेंटेकल्स पे। ठीक है, ये बताए थे। अब ध्यान से सुनना काम की बात। देखिए अब हम बार बार कभी तो पॉलिप बोल रहे हैं, ठीक है, कभी हम कोरल बोल रहे हैं, कोरल, और कभी बोल रहे हैं कोरल रीफ। इन तीनों में आखिर अंतर क्या है, कभी तो आप पॉलिप बोल रहे हो, कभी कोरल बोल रहे हो, कभी कोरल रीफ बोल रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर चीज़ें हैं क्या। देखिए पॉलिप हमने बताया एक जीव है, ठीक है, एक जीव है जिसका हमने स्ट्रक्चर भी ऊपर बताया था। ये रहा, एक बार और दिखा देते हैं अगर आप परेशान हो रहे। ये पॉलिप है, ठीक है, तो ये रहा पॉलिप। अब ध्यान से सुनना, पॉलिप में अगर बाकी अदर जो भी मैरीन ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे, ठीक है, मैरीन ऑर्गेनिज्म वो भी मिलते हैं, पॉलिप प्लस मैरीन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू बनता है कोरल। अब देखिए सी हॉर्स, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे लिखना है, साइनोबैक्टीरिया, ये बायोलॉजी की चीज़ है लेकिन बता देते हैं। साइनोबैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है। ब्लू ग्रीन एल्गी नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया है, ये क्या होता है, एक एल्गी ही होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, अगर बायो आपने थोड़ा विस्तार से पढ़ी होगी तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होंगी। तो साइनोबैक्टीरिया कोई बैक्टीरिया नहीं है, अगर आप सोचो कि बैक्टीरिया भी अंदर, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है। सी हॉर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, फिश, ठीक है, एल्गी किसी भी प्रकार की, सी काउ, मोलस्क, टेराडोफाइट, ठीक है, गैस्ट्रोपोड्स, टेराडोपोड्स, ये सब मिलकर जो कोरल है इसका 50% कवर करते हैं और 50% पॉलिप होता है, तब बनता है कोरल।
ठीक है। और कोरल के बाद बनती है कोरल रीफ, जो स्केलेटन मिलते हैं और लेयर बनती जाती है उसको बोलते हैं कोरल रीफ। अब कभी जीवन में आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी कि पॉलिप क्या होता है, कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है। देखिए लोग क्या है, पॉलिप कोरल डायरेक्ट पढ़ाते चले जाते हैं, इनमें छोटे छोटे कन्फ्यूज़न ही क्या है दिक्कत देते रहते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ध्यान रखना, एक पॉलिप जीव है और कोरल क्या है, जब काफ़ी जीव मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, कोरल बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दे आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, इनको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है ओशियन का। क्यों बोला जाता है, देखिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनमें। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जो ये कोरल्स होते हैं इनमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछें रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन क्या है, ऑप्शन में दे दें कोरल या कोई और भी चीज़ें दे दें, ठीक है, तो किसी पेड़ का नाम दे दें या कुछ और दे दें, तो आपको क्या लगाना है, कोरल लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कोरल हमने जैसा कि अभी बताया क्या होता है, 50% पॉलिप और 50% अदर मैरीन ऑर्गेनिज्म। कोरल रीफ आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ लाइम सीक्रेटिंग ऑर्गेनिज्म। जो लाइम को सीक्रेट करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके एक्यूमुलेशन और कॉम्पैक्शन के कारण कोरल रीफ बनती है। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता है, कोरल पॉलिप होता है। कोरल पॉलिप थ्राइव इन द 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये पाया जाता है। और किस पर जीवित रहता है, लाइव ऑन लाइम। ठीक है, चूने पर ये मिलता है। ठीक है, ठीक है, कोरल पॉलिप कहाँ 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर मिलता है और चूने पर ये जीवित रहता है। वही CaCO3 की जो लेयर बताई थी। न्यूमरस कोरल पॉलिप लिव एट अ प्लेस इन ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। किसकी फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में, एंड फॉर्म कैल्सेरियस सेल्स अराउंड देम। ठीक है, और क्या बनाते हैं, कैल्सेरियस सेल बनाते हैं CaCO3 के। कोरल रीफ आर, देखिए यहाँ तेजी से अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें हमने करा दी हैं, अब ये क्या है लिखित में लिखी हैं, तो आप इनको भी बताते चलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वन सेल अपन अनदर सेल। ठीक है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल बनती रहती है और इसी से कोरल रीफ का निर्माण होता है। कहाँ, अलोंग सबमराइन प्लेटफॉर्म एट सुटेबल डेप्थ। ठीक है, एक सर्टेन डेप्थ पर ये देखने को मिलते हैं। कितनी डेप्थ पर मिलते हैं वो भी अभी बताएंगे। कुछ कोरल क्या हैं, कोस्ट के आसपास ही देखने को मिलते हैं, कुछ थोड़ा गहरे पानी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोरल पॉलिप कैन नॉट सर्वाइव अबव वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल के ऊपर नहीं सर्वाइव कर सकते। हैंस कोरल रीफ आर ऑलवेज फाउंड अप टू सी लेवल और बिलो इट। या तो कोरल रीफ सी लेवल तक देखने को मिलता है या उसके नीचे। कोरल रीफ आर मोर डाइवर्स देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसीलिए इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन बोला जाता है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो कि हमने विस्तार से ये इनके बारे में हमने चर्चा भी की है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ये भी बताया एल्गी क्या है, कलर प्रोवाइड करती है किसको, कोरल को। दे ऑलवेज ग्रो अपवर्ड एंड आउटवर्ड बिकॉज ऑफ फूड एंड O2 सनलाइट। मीन्स ये क्यों रहते हैं, ऊपर की तरफ क्यों जाते हैं कोरल। देखिए अगर ये सी लेवल है, यहाँ कोई ये क्या है, स्लोप है, यहाँ क्या है, स्टार्ट हुए ये। ठीक है, अब स्टार्ट हुए यहाँ से, तो फिर क्या है, ये ऊपर की तरफ क्यों बढ़ते हैं, नीचे की तरफ क्यों नहीं जाते, क्योंकि इनको क्या है, बढ़ने के लिए जो एल्गी है, एल्गी को ग्रो होने के लिए सनलाइट चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, तो इस वजह से ऊपर की तरफ को थोड़ा बढ़ते हैं, सी लेवल की तरफ। ठीक है, टूवर्ड कोस्ट इज स्टीप स्लोप, टूवर्ड सी इज जेंटल स्लोप।
अगर ये कोस्ट के आसपास बनते हैं तो स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो सी की तरफ है तो इनका स्लोप जेंटल बनता है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए समझ नहीं आया होगा। अब कोरल ऐसे बनने लगे हैं, ठीक है। अब ये इस तरह से बनते हैं, इस तरह से बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ तो ये क्या है, जेंटल स्लोप बनाएंगे, इस तरफ स्टीप स्लोप, ऐसे कॉलोनी की तरफ बनते हैं। तो यहाँ तो स्टीप स्लोप हुआ सी की तरफ, ये वाला ये जेंटल स्लोप बनाते हैं। तो ऐसे कॉलोनी में बनते हैं कोरल्स, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे पॉइंट ही काम आएंगे। एट ट्रॉपिकल रीजन हार्ड कोरल्स आर फाउंड, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ हार्ड कोरल देखने को मिलते हैं और टेम्परेट रीजन में सॉफ्ट कोरल देखने को मिलते हैं। क्लियर? ये था कुछ कोरल के इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब कोरल का ये इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं आइडियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ। कौन सी आइडियल कंडीशन है इनके फॉर्मेशन के लिए? लोकेशन वही जैसा कि हमने बताया 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ तक मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये 40 डिग्री तक भी देखने को मिल जाते हैं, इसलिए इनकी लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक मानी जाती है, ठीक है। तो ये, लेकिन जो आइडियल लोकेशन है ये 25 से 25 तक है, लेकिन 40 से 30 के बीच में भी देखे जाते हैं। बिकॉज नॉर्थ हेमिस्फेयर इज मोर वार्मर, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फेयर क्या है, थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए 40 डिग्री तक देखने को मिलते हैं। और हमने ये भी बताया था ट्रॉपिकल ओशियन में पाए जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी बताया था, आइडियल टेम्परेचर 18 से 23 डिग्री तक होना चाहिए, तभी ये मिलते हैं। अगर 5 डिग्री ज़्यादा बढ़ा दिया, 23 से 28 कर दिया, या 18 से क्या है 12 कर दिया, तो ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल सी में। दे कैन नॉट सर्वाइव इन द वाटर हैविंग आइदर वेरी लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर हो या कम टेम्परेचर हो, ये सर्वाइव नहीं कर पाते। आइडियल सैलिनिटी 27 से 40 पीपीटी होनी चाहिए, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। सैलिनिटी के बारे में बताया था 27 से 40 तक होनी चाहिए। अगर सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ गई तो ये टिक नहीं पाएंगे। दे आर नॉट डेवलपिंग एट द माउथ ऑफ द रिवर, ये रिवर के माउथ पर डेवलप नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्रेश वाटर होता है और सेडिमेंट भी होता है, उसके कारण ये मर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वाटर में क्या है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उनको, और ज़्यादा सेडिमेंट होगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए ये वहाँ पर रिवर के माउथ पर नहीं मिलते हैं। कोरल आर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 40 से 60 मीटर तक ये पाए जाते हैं एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कहीं कहीं पर ये 200 से 250 फीट तक पाए जाते हैं, ठीक है। 200 से 250 फीट तक ये पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, बस यही याद रखना है। टेम्परेचर याद रखना है और लैटिट्यूड याद रखना है, सैलिनिटी भी याद रखना है, और कितनी डेप्थ तक पाए जाते हैं ये भी ध्यान रखना है। साइक्लोन, टोर्नेडो, सुनामी, स्टॉर्म्स, टाइड्स आर नॉट डिस्टर्बिंग द कोरल, ये और फ़ायदा ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपने साथ फूड लाते हैं, जब आती हैं टाइड्स आती हैं, ये टोर्नेडो, साइक्लोन, तो यहाँ पर क्या है, दे ब्रिंग फूड सप्लाई, तो ये क्या है, एक तरह से न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है। तो ये अफेक्ट नहीं करते हैं। दे ऑलवेज मेंटेन द सी लेवल, अब ये क्या है, मेंटेन करते हैं कोरल सी लेवल को। दे सबसाइड व्हेन वेट इंक्रीज, जब इनका वेट इंक्रीज करता है तो थोड़ा ये सबसाइड कर जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्विन। जब थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पर हम बताएंगे। फ्रेश वाटर इज ऑल्सो इंजीरियस फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल्स, जैसा कि हमने बताया फ्रेश वाटर भी इनके लिए इंजीरियस होता है। दिस इज वाई कोरल अवॉइड कोस्टल लैंड एंड लिव अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ रिवर माउथ, इसलिए रिवर माउथ पर नहीं पाए जाते हैं। ड्यूरिंग साइक्लोन टर्बिड वाटर गोज डाउनवर्ड एंड कोल्ड वाटर अपवर्ड, ठीक है। साइक्लोन के दौरान टर्बिड वाटर तो नीचे चला जाता। टर्बिड वाटर क्या होता है, मडी वाटर, जिसमें क्या है, मडी वाटर क्लॉक्स द मडी वाटर नीचे की तरफ चला जाता है,
और जो कोल्ड वाटर है वो अपवेलिंग ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और जो मडी वाटर होता है वो नीचे तलहटी पर जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, पॉलिप मर जाता है, क्योंकि ठंडा पानी ऊपर आ गया, मडी वाटर नीचे चला गया तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है, पॉल्यूटेड ये ठंडे पानी के कारण, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कोरल्स, ठीक है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कितने तरह के होते हैं। फ्रिंजिंग रीफ बनाते हैं, ठीक है, बैरियर रीफ और एटोल्स। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटोल्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। पैचिस वाला नहीं देखेंगे, पैचिस वाला तो कहीं कहीं पर मिल जाता है। इंपॉर्टेंट ये तीन है, ये देखते हैं। पहले पढ़ते हैं फ्रिंजिंग रीफ के बारे में, ठीक है, फिर देखेंगे हम बैरियर रीफ। तो पहले फ्रिंजिंग रीफ ऊपर देख लेते हैं, फिर नीचे डिटेल में काफ़ी विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये कोई कोस्ट है, इस तरह से बताते हैं। ये क्या है, सी लेवल है। ये क्या है, कोई कोस्ट है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल कोस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है एक तरह से, थोड़ा सा इस स्लोप बना देते हैं इस तरह से, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और ये स्लोप है। अब यहाँ पर कोरल रीफ क्या है, बनने लगी, ठीक है, यहाँ कोरल रीफ बनी। तो ये कहाँ बनती है, फॉर्मिंग अलोंग द कोस्टल रीजन एंड इमीडिएटली अटैच टू द कोस्ट। तो ये कोस्टल रीजन के पास बनती है और कोस्ट से अटैच हो जाती है। तो जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया, ये सी लेवल है, ठीक है, सी वाटर है। अब यहाँ पर ये बनी, ठीक है, और ये अटैच हो जाएंगी किससे, कोस्ट से। फर्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन के अनुसार इनकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, मच बिलो फ्रॉम सी लेवल स्टार्ट। तो सी लेवल से होते हैं, ठीक है, सी लेवल के नीचे से ही। लेगून्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा नहीं है, बताएंगे हम लेगून कब बनते हैं, ठीक है, लेगून कब बनते हैं। लेगून बन भी सकते हैं, नहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा लेगून ही बने। आगे अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे लेगून कैसे बनेंगे, एक डायग्राम और दिखाएंगे। इफ प्रेजेंट इट विल बी सेलोअर, अगर लेगून होगा तो यहाँ पर बनेगा, बीच में बनेगा, ठीक है। अगर लेगून होगा, देखिए डायग्राम और बनाते हैं अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है तो। देखिए, मान लीजिए ये कोस्ट है इस तरह से, ये सी लेवल है, ठीक है, यहाँ क्या है बताया था इस तरह से, ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ बनने लगे थे। अब देखिए, अगर इस तरह से बने तो यहाँ क्या है, लेगून बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन जाएगा, ये जो बीच में जगह रह गई, बीच में जगह, इसमें ये कोस्ट है, इधर जगह रह गई, यहाँ पानी भरेगा तो ये लेगून बन जाएगा, ठीक है, लेगून बन जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर केस में लेगून बने, किसी में नहीं भी बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, कहीं पर बन भी सकता है, कहीं पर नहीं भी। अगर बनेगा तो कोस्ट कैसा होगा, सेलोअर होगा। नैरो बोट चैनल्स आर फाउंड बिटवीन द रीफ, यहाँ पर बोट चैनल्स बनते हैं, ठीक है, बोट चैनल्स भी अभी थोड़ा बताने वाले हैं, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, फ्लोरिडा कोस्ट, रामेश्वरम, अंडमान निकोबार, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, सोमालियन कोस्ट। तो ये था क्या, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है फ्रिंजिंग रीफ का। अभी कंफ्यूज मत होना कि शॉर्ट कराया, अभी काफ़ी डिटेल में कराएंगे। फिर है बैरियर रीफ, ये कंपैरेटिवली एक्सटेंसिव होता है फ्रिंजिंग रीफ के मुकाबले, एंड वाइड स्प्रेड देन द फ्रिंजिंग रीफ, और फ्रिंजिंग रीफ से बड़ा होता है। इट इज़ लोकेटिंग अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया, से दूर बनते हैं, जैसे ये बन गया। लेगून्स आर कंपैरेटिवली मोर डीपर एंड वाइडर, यहाँ लेगून बनते ही बनते हैं। अभी जैसा ऊपर बताया था ना, जगह बच जाती है तो बीच में क्या है, लेगून बन जाते हैं, तो यहाँ पर लेगून बन जाते हैं। मोर वाइडर चैनल बिटवीन द रीफ देन द फ्रिंजिंग रीफ एंड नोन एज स्ट्रीम चैनल। तो वाइडर चैनल बनता है रीफ के, और रीफ जो फ्रिंजिंग रीफ के मुकाबले यहाँ पर वाइडर चैनल बनता है, और वो स्ट्रीम चैनल इसको बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इज सबसाइडिंग ड्यू टू ओवरवेट ऑफ द कोरल,
तो ये प्लेटफॉर्म जो है इनका सबसाइड कर जाता है क्योंकि वेट ज़्यादा होता है। फाउंड कहाँ होते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और जगह भी देखने को मिल जाते हैं। सो इट इज़ हैवियर रीफ, ओनली रीफ इन द वर्ल्ड। तो ये हैवियर रीफ है, सबसे बड़ी रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है। देन फिर एटोल होते हैं, कोई यहाँ पर लैंड मास ओशियन के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है ये ऊपर उठी, अब यहाँ पर क्या रीफ बना। रीफ इस तरह से बनेगा कि एक तरह से जैसे ये क्या है उठी हुई है, अब यहाँ पर रीफ का फॉर्मेशन हुआ, रीफ का फॉर्मेशन हुआ तो सर्कुलर शेप में बन जाएगा, बीच में पानी भर जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर पेड़ वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, पेड़ वगैरह लग जाते हैं, तो ये क्या है? एटोल है। एटोल मोस्ट एक्सटेंसिव रीफ ऑफ द ओशियन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डार्विन सेंट्रल लैंडमास हैव ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड एंड हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग अबव द वाटर, ठीक है। यहाँ पर जो लैंडमास था, सेंट्रल लैंडमास डायग्राम में जैसा दिखाया गया, ये नीचे सबसाइड होता है लेकिन ऊपर अटोल बनता है, ठीक है। जो सर्कुलर शेप हॉर्सशू शेप में बन जाता है उसी को अटोल बोलते हैं। एंड एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द रीफ आर डिस्ट्रॉइंग बाय द सन एंड कन्वर्टिंग इनटू आइलैंड नोन एज अटोल आइलैंड। ऐसे अटोल आइलैंड काफ़ी बार देखे जाएंगे जब आप ओशियन की तरफ घूमने जाएंगे। सेडिमेंट फ्रॉम द बोथ साइड फिल द लैगून एंड फॉर्म अटोल आइलैंड। एग्जाम्पल फिजी, मालदीव, लक्षद्वीप, फुनाफटी आइलैंड, ये सब क्या है? अटोल का ही रूप है। अब डिटेल में हम चर्चा करते हैं, ठीक है, एक एक कर कर। पहला है फ्रिंजिंग रीफ। अब देखिए, कोरल रीफ डेवलप्ड अलोंग द कॉन्टिनेंटल मार्जिन और अलोंग द आइलैंड आर कॉल्ड फ्रिंजिंग रीफ। तो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के आसपास डेवलप करते हैं उनको हम फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। जैसा ये डायग्राम दिया गया है, ये सी लेवल है, ये लैंड है, मीन्स एक तरह से कोस्ट है, यहाँ पर रीफ बनी, ठीक है, ये रीफ बनी। जैसा कि हमने बताया इधर जेंटल स्लोप होता है और इधर क्या है? यहाँ पर स्टीप स्लोप होता है, ठीक है। सीवर्ड साइड स्टीप स्लोप होगा और इधर जो लैंड की तरफ होगा जेंटल स्लोप होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द सीवर्ड स्लोप इज स्टीप एंड वर्टिकल वाइल द लैंडवर्ड स्लोप इज जेंटल। ये अभी बताया हमने। द अपर सरफेस इज अनइवन एंड कोरुगेटेड। जो अपर सरफेस है वो अनइवन होता है क्योंकि उबड़ खाबड़ सा थोड़ा होता है। कहीं पर ऐसा जैसे सी लेवल के ऊपर एग्जैक्ट दिखाया ऐसा नहीं होता है, कहीं पर थोड़ा स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, कहीं पर कम हो जाता है। दो फ्रिंजिंग रीफ्स आर यूजुअली अटैच्ड टू द कोरल लैंड but sometimes there is a gap between them and land and thus lagoon is formed between the fringing reef and the land. Such lagoon is called boat channel. अब देखिए कभी कभार क्या होता है, जैसे ये बताया है हमने। अब देखिए ये क्या है? एक तरह से लैंड है, ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। अब यहाँ हम दूसरे पेन से इसलिए बनाएंगे इस बार बिल्कुल अच्छे से आपको पता लग जाए, ठीक है। यहाँ क्या है? कोरल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ, कोरल बनने लगा। अब हमने बताया इधर कैसा स्लोप होता है? स्टीप स्लोप होता है। अब ये बना, ठीक है, ये इस तरह से बना, ठीक है। अब बीच में हो गई जगह, ये हो गई इस तरह से जगह बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पानी भर जाता है, पानी भर जाता है, यहाँ पर पानी भर जाएगा तो ये किसका रूप ले लेगा? लैगून का रूप ले लेगा, ठीक है, लैगून का रूप ले लेगा। ये क्या हो गया? लैगून। ये फ्रिंजिंग रीफ है, ठीक है, ये लैगून है। अब इस लैगून को ही क्या है? बोट चैनल बोला जाता है। इसी लैगून को क्या है? बोट चैनल बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत हो ना, बोट चैनल पूछें तो बता देना क्या होता है। जो लैगून फ्रिंजिंग रीफ और लैंड के बीच में बनता है वही क्या होता है? बोट चैनल होता है। क्लियर? कोरल रीफ आर जनरली लॉन्ग बट नैरो इन विथ। ये लॉन्ग होते हैं लेकिन विथ चौड़ाई में नैरो होते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ कोरल रीफ इज ब्रोकन वेयर एवर रिवर ड्रॉन इनटू द सी। अगर मान लीजिए कोई रिवर आकर गिरी और यहाँ पर क्या है? ये है
तो ये टूट जाता है, ठीक है, ब्रोक हो जाता है रिवर की वजह से, ड्रेन करती है ना सी या ओशियन में। कोरल रीफ्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप, एक कोरल रीफ फेसिंग ओपन सी, एक तरफ फेस करती है ओपन सी की तरफ, और एक कोरल रीफ प्रोटेक्टेड बाय बैरियर, एक तरफ बैरियर क्या है इसको प्रोटेक्ट करता है, दो तरह का होता है। सच फ्रिंजिंग रीफ आर फाउंड अलोंग सकाउ आइलैंड, सदर्न फ्लोरिडा, मैहटिया आइलैंड ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ETC, ये फ्रिंजिंग रीफ के उदाहरण है। ये देखिए फ्रिंजिंग रीफ है, अगर अभी भी थोड़ा डाउट बच रहा होगा अब और ख़त्म हो जाएगा। ये रीफ का लाइमस्टोन है, इसके ऊपर रीफ बनने लगी, ये सी लेवल है इधर। अब इधर क्या है, स्लोप कैसा है, ये आउटर रीफ है सी की तरफ वाला, इधर क्या है स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है, और ये जो इधर ऐसे जा रहा है ये जेंटल स्लोप है, ठीक है, ये क्या है जेंटल स्लोप है। क्लियर, ये है फ्रिंजिंग रीफ, समझ आया, ये फ्रिंजिंग रीफ है। और देखना है तो ये देखिए ये फ्रिंजिंग रीफ है, ये कोस्ट है, ये सी है। क्लियर, ये फ्रिंजिंग रीफ है। और देखना है, देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ काफ़ी रिसर्च कर इस चैप्टर पर काफ़ी रिसर्च की गई है, तब जाकर ये लेक्चर बनाया है कि आपको यहाँ पर कोई डाउट रहे ना। इसीलिए एक चीज़ को हम अलग अलग वे में दो दो तीन तीन तरह से बता रहे हैं कि कोई सा पॉइंट तो आप पकड़ें और आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब देखिए जो हमने बताया था ना कि एक तरह से लैगून बन जाते हैं, जैसे चिल्का लैगून है। अब मान लीजिए इधर क्या है कोस्ट है और इधर क्या है रीफ है, बीच में क्या है पानी भरा हुआ है, तो ये चिल्का लेक है। जैसे चिल्का लेक भी एक लैगून है। लैगून क्या होते हैं, जो तीन तरफ लैंड से घिरे हुए हों और एक तरफ सी या ओशियन से, उनको लैगून बोलते हैं। लैगून समझाने के लिए हमने यहाँ लगाया था। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारा बैरियर रीफ, द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द कोस्टल प्लेटफॉर्म बट पैरेलल टू देम आर कॉल्ड बैरियर रीफ। ठीक है, ये क्या है लार्जेस्ट होता है, कोस्टल प्लेटफॉर्म के क्या है पैरेलल होता है लेकिन दूर होता है कोस्ट से। ठीक है, इसको बैरियर रीफ बोलते हैं। बैरियर रीफ लार्जेस्ट होता है, मोस्ट एक्सटेंसिव होता है, हाईएस्ट होता है, वाइडेस्ट रीफ और ऑल टाइप ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, बड़ा होता है, एक्सटेंसिव, हाईएस्ट, वाइडेस्ट होता है। एवरेज स्लोप 45 डिग्री, बट सम बैरियर्स आर करेक्टराइज्ड बाय 15 डिग्री से 25 डिग्री स्लोप। देयर इज एक्सटेंसिव बट शैलो लैगून बिटवीन द कोस्टल लैंड एंड बैरियर रीफ। तो यहाँ पर क्या है लैगून बनते हैं, अभी जैसा हमने बताया था लैगून बनते हैं इस तरह से। ये क्या है बैरियर रीफ है, बैरियर रीफ, और बीच में सी लेवल है, यहाँ पानी भर गया तो ये क्या है लैगून बन गया, लैगून। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ में बने ना बने ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा बनेगा, लेकिन बैरियर रीफ में लैगून जरूर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर रीफ आर सेल्डम फाउंड एज continuous chain, rather they are broken at many places and thus the lagoons have connect with the open sea and ocean through tidal inlets। देखिए जैसे हमने ये दिखाया है अभी इस तरह से बैरियर रीफ है, मान लीजिए बैरियर रीफ है, इसमें भी कट होते हैं। मान लीजिए यहाँ कट हो गया, यहाँ कट हो गया, तो इस तरह से कट मीन्स एक चैन तो बनी हुई होती है कंटिन्यूस चैन, लेकिन जगह जगह पर एक कुछ जगह पर ब्रोक भी होता है। Sometimes tidal inlets are so wide that ship enters the lagoon through them। अब देखिए ये जो यहाँ पर कट है कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि शिप इनसे आर पार हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स इनके बीच से निकल जाते हैं। Sometimes the base of barrier reefs exceed the required depth for the development of coral reef 300 फीट तक। Thus the existence of barrier reef at such a greater depth possess the problem of their formation। कभी कभी ये ज़्यादा डेप्थ में देखने को मिल जाते हैं। It may be argued that barrier reef might have formed at suitable depth but at much later date
दे माइट हैव बीन सब्सिडेंस। तो इतनी डेप्थ पर ये सुटेबल डेप्थ से नीचे चले जाते हैं, ठीक है। क्यों रुक पाते हैं, इनके बारे में भी थ्योरी है कि इतनी डेप्थ पर जाने के बाद भी मरते क्यों नहीं हैं, ठीक है। इसके बारे में थ्योरीज हैं, वो बताएंगे कौन सी थ्योरी क्या बोलती है। ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द बैरियर रीफ। जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर है, वो दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ है। दिस रीफ इज लोकेटेड बिटवीन 9 डिग्री साउथ से 22 डिग्री साउथ के बीच में है और 1920 किलोमीटर तक लंबी है, ठीक है। द नदर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ दिस रीफ आर, ये इतना याद मत रखना, बस ग्रेट बैरियर रीफ याद रखना, ज़्यादा हो तो इनका लैटिट्यूड 9 डिग्री और लंबाई तो याद रखना 1920 किलोमीटर। द रीफ फ्रॉम द कोस्ट रेंज बिटवीन 20 से 30 माइल 32 से 48 डिग्री के आसपास मिलती है। द डेप्थ ऑफ लैगून बिटवीन द कोस्ट ऑफ द रीफ, जो लैगून है लैगून की डेप्थ 40 पैदम तक देखने को मिलती है, ठीक है। वेराज द विथ रेंज बिटवीन, इनकी चौड़ाई 11 किलोमीटर से 128 किलोमीटर। द रीफ इज ब्रोकन एट प्लेसेस, जैसा कि हमने बताया जो ग्रेट बैरियर रीफ है जगह जगह इनमें ब्रोक मतलब टूटे हुए भी मिल जाती है। और देर आर फ्रिक्वेंट ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ टाइडल इनलेट्स विच इनेबल द लैगून टू मेंटेन कनेक्ट विद द ओपन सी, ठीक है। और जो लैगून है वो जुड़े रहते हैं किससे, ओपन सी से। अब ये ध्यान से देखना डायग्राम, ये सी है, ये कोस्ट एरिया है, ये जो बनते हैं इस तरह से बनते हैं। ये क्या है, लंबा बिल्कुल दूर तक जा रहा है, तो ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये जो जा रहा है लाइन जा रही है, ये क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ये बोलते हैं बैरियर रीफ। अब इसमें बीच बीच में कट भी देखने को मिलेंगे। जो पानी होता है लैगून का वो क्या है, अटैच होता है ओशियन से, फिर इनके माध्यम से। ये ऑस्ट्रेलिया की रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ ईस्ट कोस्ट पर है, दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है। लास्ट स्टेप बचता है हमारा एटोल। एटोल क्या होता है, अ रिंग ऑफ नैरो ग्रोइंग कोरल्स ऑफ हॉर्सशू शेप एंड क्राउंड विद पाम ट्री आर कॉल्ड एटोल। डायग्राम दिखाते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखिए इस तरह से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर बताई थी। अब इसके ऊपर कोरल बनने लगे, ठीक है, कोरल बनने लगे। कोरल इस तरह से बनेंगे, ठीक है, ये सर्कुलर हो जाते हैं यहाँ ऊपर इस तरह से दो तरफ से, और बीच में पानी भर जाता है, इस तरह से समझिए। ये सी लेवल है, बीच में पानी है, इधर भी कोई शेप है, इधर भी। तो ये क्या है, मतलब एक तरह से हॉर्सशू शेप में बन जाता है, और ऊपर क्या है इसके, यहाँ पर पेड़ पौधे वेजिटेशन पाई जाती है। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं अटोल्स। क्या बोलते हैं, अटोल। तो ये कोस्ट के आसपास नहीं मिलते, ठीक है, बीच में मिल जाते हैं, दूर मिलते हैं कोस्ट से। इट इज जनरली फाउंड अराउंड एन आइलैंड और एन एलिप्टिकल फॉर्म ऑन अ सबमरीन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते हैं, आइलैंड पर, ठीक है। देयर इज अ लैगून इन द मिडल ऑफ द कोरल रिंग। बीच में क्या है, लैगून देखने को मिलता है, जो मिडल रिंग बताई थी, बीच में यहाँ लैगून होता है। डेप्थ इसकी 240 से 420 फीट तक। 3 टाइप के एटोल होते हैं, एक ट्रू एटोल जो बिल्कुल सर्कुलर रीफ होता है इनक्लोजिंग बाय शैलो लैगून बट विदाउट आइलैंड, जो बिना आइलैंड के होता है, ठीक है, सर्कुलर रीफ होता है। आइलैंड एटोल होता है जो क्या है, हैविंग एन आइलैंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैगून एनक्लोज बाय सर्कुलर रीफ, बीच में क्या है जिनका आइलैंड होता है। एंड कोरल आइलैंड और एटोल आइलैंड डज नॉट हैव आइलैंड इन द बिगिनिंग बट बाद में क्या है, लेटर ऑन आइलैंड इज फॉर्म ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन बाय मैरीन वेव्स, बाद में लेकिन आइलैंड बन जाता है, ठीक है। 3 तरह के होते हैं, एक ट्रू एटोल, एक आइलैंड एटोल, एक कोरल आइलैंड और एटोल आइलैंड। अटोल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एंटलीज सी, रेड सी, चाइना सी, ऑस्ट्रेलियन सी, इंडोनेशियन सी के आसपास देखने को मिलते हैं। फूनाफटी अटोल ऑफ एलाइस आइलैंड इज अ फेमस अटोल, ठीक है।
द एनक्लोज्ड लैगून इज 12.8 किलोमीटर वाइड एंड 19.2 किलोमीटर लॉन्ग। शैलो लैगून रीफ आर माइनर रीफ फीचर्ड विच आर एनुलर इन शेप एंड आर फाउंड इन एपीकॉन्टिनेंटल सी लाइक इंडोनेशियन सी, साउथ चाइना सी। लैगून क्या है? एक स्मॉल पूल है। फैरोज किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। फैरोज आर चेन ऑफ स्मॉल एटोल्स हैविंग शैलो स्मॉल लैगून्स। तो फैरोज याद रखना। फैरोज क्या है? टोल्स की एक चेन है। कोरल बैंक्स आर आइसोलेटेड शेपलेस रीफ। कोरल पिनेकल्स आर स्मॉल रीज विच राइज विद इन द लैगून। ठीक है, कोरल पिनेकल्स क्या है? स्मॉल रीज हैं जो लैगून के विद इन में राइज करती हैं। ठीक है, कोरल बैंक्स क्या है? आइसोलेटेड शेपलेस रीफ है। ये ध्यान से देखना, ये क्या है? एटोल है। ठीक है, एटोल हॉर्स शेप में है, बीच में लैगून बन गया। ये इस तरह से देखिए, ये क्या है? यहाँ पर कोरल्स हैं, ये बीच में क्या है? लैगून है। तो इस क्लास में इतना ही। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देखा कोरल्स का, पॉलिप वगैरह के बारे में जाना। काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। आज हमने पॉलिप के बारे में जाना, कोरल जाना, कोरल रीफ जाना, आइडियल कंडीशन जानी, इनके फॉर्मेशन के टाइप्स जाने, एंड ब्लीचिंग और थ्योरीज। ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कोरल ब्लीचिंग और थ्योरीज रिलेटेड टू कोरल रीफ। इस वीडियो में इतना ही। पुराने लेक्चर्स को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।